आखिर पिरामिड्स बने कैसे? क्या है एलियंस और इजिप्ट के बीच का कनेक्शन? क्या अमेंती की कहानियां सच हैं? यही सब जानने के लिए मैंने एक गेम खेला जिसका नाम है अमेंती, और आज नूबजाई का ये 4th एपिसोड इसी विषय पर होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस रिव्यू की शुरुआत इस गेम के स्टोरी से करते हैं, और इस गेम की स्टोरी कुछ यूं है कि अमेंती एक मिस्ट्री हॉरर गेम है। ये गेम हमें इजिप्ट के डार्क सीक्रेट्स के बारे में भी बताती है और साथ में इजिप्ट के अंदर बने पिरामिड्स का सफर भी करवाती है। इस गेम के अंदर हम ईथन कार्टर नाम के एक फेमस फोटोग्राफर और हिस्टोरियन का रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसको कि बहुत ज़्यादा चुल मची होती है हर चीज़ को लेकर। बात ऐसी है कि इजिप्ट में अभी अभी एक पुराने राजा का टोम न्यूली डिस्कवर किया गया है, और सरकार उसके विषय में कुछ जानकारी हमसे छुपा रही है। और ईथन कार्टर के अंदर ये चुल मची कि क्यों ना वो सिक्योरिटी से बच के टोम को और अच्छे से जानने के लिए पिरामिड्स के अंदर घुस जाए। ठीक है, और वो ऐसा ही करता है। टॉम को जानने के लिए वो पिरामिड्स के अंदर घुसता है और कहीं ना कहीं वहाँ फंसता जाता है। वहाँ उसके अंदर जाके उसको बहुत सारी चीज़ें पता तो चलती हैं टॉम से रिलेटेड, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी पता चलती हैं जो कि उसको अंदर से हिला देती हैं और उसकी अंदर से फट चुकी होती है। इसी चीज़ से वो बाहर निकलना चाहता है, ऐसे सिचुएशन से वो बाहर निकालना चाहता है, वो उस पिरामिड के अंदर से बाहर निकलना चाहता है, वो बचना चाहता है, और वो स्ट्रगल कर रहा है, हर तरीके के सर्कमस्टांसेस को फेस कर रहा है। और आखिर में इस गेम के ख़त्म होते होते हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, और हमें इस गेम के अगले पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस और एक्साइटेड कर देती है। आखिर में जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये गेम है, और इस गेम के बेसिस पर आप इजिप्ट की हिस्ट्री या पिरामिड्स की हिस्ट्री को समझने की कोशिश ना करें। इट्स ऑल फिक्शन, सो इससे आप नॉलेज गेन ना करें। ये फन के लिए बनाई गई गेम है, सो इट्स नॉट कंप्लीटली फैक्चुअल। तो अब रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। वैसे तो आप इस गेम के स्टीम पेज में जाके भी ये चेक कर सकते हो कि क्या है मिनिमम और रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि इसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं i5 का 3rd जनरेशन, NVIDIA GTX 970 और 6 GB रैम। और मेरा जो PC स्पेसिफिकेशन है वो है RTX का 3060 12 GB वेरिएंट वाला, और i5 12th जनरेशन, और साथ में है 32 GB रैम। तो मेरे पीसी में बहुत ही स्मूथली और सीमलेसली चलता है। कॉन्स्टेंटली मुझे 120 से 140 का FPS मिलता ही रहता है, और FPS ड्रॉप्स भी देखने को नहीं मिलते हैं, ना कोई ऐसा ओवर हीटिंग इशू, लैगिंग इशू, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो काफ़ी ज़्यादा सीमलेस परफॉर्मेंस मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस गेम के गेम प्ले मैकेनिक्स के बारे में, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस गेम के अंदर जो मूवमेंट सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जो कि ज़्यादातर हॉरर गेम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजुअल और नॉर्मल है, क्योंकि हॉरर गेम है तो थोड़ा सा सेंसिटिव गेमिंग कंट्रोल्स होने ही चाहिए, और जो कि इसमें है भी। साथ में इस गेम के अंदर आप जंप कर सकते हो, आप क्राउच भी कर सकते हो, और आप दौड़ भी सकते हो। लेकिन इस गेम के अंदर चलना और दौड़ना लगभग एक समान है, यानी कि स्पीड में इतना ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। इस गेम के अंदर आपको कोई कॉम्बैट सिस्टम नहीं मिलता, यानी कि आप किसी भी एनिमी के साथ लड़ नहीं सकते। यानी आपके पीछे राजा खुद पड़ जाए, राजा की आत्मा पड़े, या फिर कोई मम्मी पड़ जाए, आपको अगर बचना है तो भागना पड़ेगा। इस गेम के अंदर, इस गेम प्ले मैकेनिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूनिक चीज़ है वो है एनिमी का बिहेवियर। इनके एनिमी का अटैक पैटर्न बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, बहुत ज़्यादा यूनिक पैटर्न है। साथ में जो सबसे यूनिक बात है वो ये है कि इस गेम के अंदर एनिमीज आपको डायरेक्टली फिजिकल असॉल्ट या फिजिकल अटैक नहीं करते हैं, वो आपको साइकोलॉजिकल अटैक्स करते हैं। साथ में गेम ने म्यूजिक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है।
म्यूजिक का इस्तेमाल करके और थोड़े से साइकोलॉजिकल पैटर्न्स का इस्तेमाल करके ये गेम आपको अंदर से डर पैदा करता है, जिसके वजह से आपकी आत्मा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डरने लग जाती है, सहमने लग जाती है। सो ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट मेरे को लगा इस गेम के अंदर। साथ में ओवरऑल गेम प्ले की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कंट्रोल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी कंट्रोल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ गेम प्ले है। सो ओवरऑल इट्स ए गुड गेम विद अ गुड गेम प्ले मैकेनिक्स। ग्राफिक्स और आर्ट स्टाइल की बात करूं तो अमेंती आपको एक ईरी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है विद डीसैचुरेटेड टोन्स। लेकिन डीसैचुरेटेड टोन्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर जगह मोनोटोनस जैसा फील होगा। इस गेम के अंदर आपको कहीं पर भी मोनोटोनस जैसा फील बिल्कुल नहीं आएगा। साथ में इस गेम के डेवलपर्स ने इजिप्ट के आर्ट स्टाइल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है और इसका आर्ट स्टाइल और ग्राफिक्स ही है जो हमें पूरे गेम में एंगेज्ड बनाए रखता है। इस गेम के अंदर एनिमी हो या फिर जंप स्केयर्स, इन सभी में ग्राफिक्स का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया गया है। लेकिन जब हम डिटेल्स की तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है शायद और ज्यादा बेहतर हो सकता था। दोस्तों ये गेम मैंने एक बार नहीं बार बार खेला है और जितनी भी बार मैंने खेला है मेरे को हर बार सेम थ्रिल महसूस हुआ है और इसका पूरा क्रेडिट मैं दूंगा इसके साउंड को। इस गेम के अंदर डेवलपर्स ने साउंड का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है, चाहे वो रोने की आवाज़ हो, चिल्लाने की आवाज़ हो या फिर एम्बिएंट इफेक्ट्स। मेरे हिसाब से सब कुछ परफेक्ट है और मेरे को पोजिशनल ऑडियो को लेकर भी कोई भी कंप्लेंट नहीं है। बेसिकली साउंड से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स मुझे इस गेम में बिल्कुल भी नहीं लगे, क्योंकि मेरे हिसाब से इस गेम का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका साउंड ही है। हाँ, ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्यूरियस है, लेकिन इसका साउंड बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया है इन्होंने म्यूजिक और साउंड का। दोस्तों मेरे हिसाब से ये गेम एक मॉडरेट डिफिकल्टी वाला गेम है, ना ज़्यादा डिफिकल्ट ना ज़्यादा इजी, मॉडरेट डिफिकल्टी वाला गेम है। आपको 60 मिनट्स तक का गेम प्ले मिलता है और पूरे गेम में आपको ये गेम एंगेज रखता है विद वेरियस टास्क, वेरियस पैटर्न्स, वेरियस रिडल्स। ठीक है, साथ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, क्योंकि इसमें ना तो कोई कॉम्पिटिटिव मोड है और ना ही कोई मल्टीप्लेयर मोड। अगर आप इस गेम के इंस्ट्रक्शंस को सही से फॉलो करोगे दिमाग को खोलकर, तो फिर आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली इस गेम को कंप्लीट कर लोगे और काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको। गेम के अंदर इनोवेटिव अगर कुछ है तो मैं कहूँगा यूज़ ऑफ साउंड एंड द स्टोरी। क्योंकि देखो, स्टोरी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा यूनिक स्टोरी तो नहीं है, लेकिन हम सभी के अंदर एक जिज्ञासा होती है, एटलीस्ट मेरे अंदर तो थी, ये पिरामिड्स एक्चुअली में बने कैसे? क्या एलियन ने बनवाया? क्या एलियनों ने इंसानों से कुछ करवा कर बनवाया? या कुछ एक क्यूरियोसिटी हम सभी के अंदर होती है, वो बचपन में डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक चैनल में ये सब देखकर एक क्यूरियोसिटी हम सभी के अंदर बिल्ड हो जाती है। तो इस गेम के अंदर स्टोरी ने उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है, हम सभी के उस क्यूरियोसिटी को अच्छे से इस्तेमाल किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे क्यूरियोसिटी को आंसर कर दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इनोवेटिव सा लगा। साथ में साउंड का जो इस्तेमाल किया है, मैंने वो गेम प्ले मैकेनिक्स के टाइम पे भी बताया, साउंड एंड म्यूज़िक का जब मैं बात कर रहा था तब भी बताया, इन्होंने म्यूज़िक का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ किया है। मैंने बहुत ज़्यादा हॉरर गेम्स तो नहीं खेले हैं, लेकिन जितने भी खेले हैं उन सब में ये वाला जो गेम है इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है साउंड और म्यूज़िक का। तो दोस्तों आखिर में इस गेम के एक्सेसिबिलिटी की बात करूं तो काफ़ी सिंपल सा है, कीबोर्ड और माउस में तो इजीली चल जाता है और साथ में कंट्रोलर्स में भी चल ही जाता है, लेकिन मेरे पास ये PS5 वाला ही कंट्रोलर है तो इसमें तो चल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंट्रोलर अटैच करते ही और धू करके आप गेम खेलने लग जाओगे। थोड़ा सा आपको सेटिंग्स में जाके छेड़खानी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कीज़ को अपने हिसाब से सेट करने के बाद ही ये कंट्रोलर आपका काम करेगा। लेकिन इसमें जो आपका वाइब्रेशन वगैरह है वो आपको फील नहीं होने वाला, वो सपोर्ट नहीं करता ये गेम। बाकी इस गेम के अंदर जाके सेटिंग्स में आप कीज़ को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, की बाइंडिंग्स को, जैसे कि आपको C से क्राउच नहीं करना, आपको X से करना है, तो वो सब आप चेंज कर सकते हो।
बाकी इस गेम के अंदर आपको डिफ़िकल्टी लेवल सेट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि मेरे को एक नेगेटिव पॉइंट लगता है। क्योंकि मान के चलो जैसा गेम आपको मिला है वैसे ही आप खेलते हो तो थोड़ा सा आपको ईज़ी लग सकता है अगर आप हॉरर गेम्स खेलते हो तो इसमें डिफ़िकल्टी सेट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी जो फ़ॉन्ट्स है वो बहुत ज़्यादा रीडेबल हैं, मतलब बढ़िया फ़ॉन्ट लगते हैं, आप रीड कर सकते हो, आपको बोरिंग नहीं लगता, आँखों में चुभने वाला भी नहीं है, सही है सब कुछ। और इसमें आपको सबटाइटल भी मिल जाता है इंग्लिश में। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस गेम की एक्सेसिबिलिटी काफ़ी बेहतर है, मुझे ऐसा कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का रूम दिखता नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक ही है एक्सेसिबिलिटी में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको अमेंती गेम के बारे में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकता था वो सब कुछ दे दिया है। बाकी इस गेम के रीप्ले वैल्यू के बारे में बात करूँ तो मैंने तो इस गेम को काफ़ी बार खेला है। अब ऐसा नहीं है कि बस रिव्यू बनाने के लिए इस गेम को मैंने मल्टीपल टाइम्स खेला हो। मेरे को ये गेम जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है और जितनी बार भी मैंने इसको खेला है वो सेम थ्रिल मेरे को महसूस हुआ है। और प्राइस की बात करूँ तो इसका ओरिजिनल प्राइस है 345 स्टीम पर, कभी सेल आता है तो कम भी हो जाता है, लेकिन अगर इस गेम को आप 345 में भी लेते हो तो भी ये घाटे का सौदा नहीं होने वाला। तो यहीं तक था ये रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में क्या कमी लगी हो या क्या अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।